इस पार्ट के अंदर हम जियोडेटिक सर्वेइंग का स्टेशन मार्क्स, सिग्नल्स, टावर्स एंड साइट सिलेक्शन फॉर बेसलाइन, उसके अंदर दो मेथड है, व्हीलर्स मेथड एंड चैड्रियंस मेथड्स, दोनों की दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेशन मार्क। तो स्टेशन मार्क की हमें ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? जब कोई भी अर्थ का पोर्शन है उसको हम सर्वे करते हैं, तो उसका जो जियोडेटिक सर्वे के अंदर हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड के अंदर जब आप कोई सर्वे करते हैं तो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर जो भी स्टेशन आप लेते हैं उस स्टेशन को हम परमानेंटली मार्क करते हैं, ताकि अगर हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने सर्वे किया है ये वाला, फिर ऑफिस के अंदर पता चलता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो कोई और पर्सन इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहता है, तो वो वहाँ पर जाएगा और परमानेंट मार्क है उसी के ऊपर से सारे के सारे जो रीडिंग है वो तीनों के तीनों लोग, यहाँ पर भी परमानेंट मार्क होगा स्टेशन मार्क, यहाँ पर भी स्टेशन मार्क होगा, यहाँ पर भी स्टेशन मार्क होगा। तो सभी जगह पर जब हम ट्रायंगुलेशन सर्वे करते हैं तो जहाँ जहाँ पर हमारा पॉइंट होता है वहाँ सभी पर हम जो है वो स्टेशन मार्क करते हैं। तो स्टेशन का मार्क का मेनली यही यूज़ है ताकि हमें पता चले कि हमने किस किस पॉइंट का रेफरेंस लेके जो है वो ट्रायंगुलेशन सर्वे किया है। अब स्टेशन मार्क दिखते कैसे हैं? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेशन मार्क अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। हमारे इंडिया के अंदर ये वाला स्टैंडर्ड है, बेस एंड पोल वाला। कई सारे कंट्री है उसके अंदर इसको ट्रिग पॉइंट भी बोलते हैं। जापान और ऐसी कंट्री के अंदर स्टेशन मार्क इस टाइप के होते हैं। तो स्टेशन मार्क है उसका मेन तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि जिस स्टेशन पर भी हम एज ए रीडिंग के लिए उसका पॉइंट को यूज़ करते हैं तो उस पॉइंट को है वो परफेक्टली जो है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो है वो ग्राउंड बेस कंक्रीट का होना चाहिए या फिर स्टोन का होना चाहिए। फिर जो स्टोन है वो भी ऐसे ही यहाँ पर ऊपर नहीं रख देना है, उसका भी फाउंडेशन होना चाहिए। वो ऑलमोस्ट 1 मीटर जितना या 1.5 मीटर जितना डीप होता है फाउंडेशन जो है वो। उसके ऊपर जो है वो जीआई पाइप लगी होती है। जीआई पाइप जो है वो इसलिए लगी होती है ताकि हम जो फिर से अगर रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमारा जो है वो स्टाफ या फिर जो भी रिसीवर या फिर ट्रांसमीटर है उसके ऊपर रख के हम रीडिंग ले सकें। तो ये जो मार्क है स्टेशन मार्क परमानेंटली मार्क होता है, तो ताकि हम इसे यूज़ कर सकें क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी और एज अ मार्किंग की हमने यहाँ से सर्वे पॉइंट लिया है। जियोडेटिक सर्वे जो है उसके अंदर हमें जो है वो बहुत ही लंबे डिस्टेंस मेज़र करने होते हैं। तो उसके लिए जो हमारा सिग्नल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो सिग्नल के अंदर मेनली तो 3 टाइप होते हैं, डे लाइट सिग्नल, फिर लुमिनियस सिग्नल जो हम शाम के टाइम को यूज़ कर सकते हैं, और फिर नाइट सिग्नल है। अगर दिन का टाइम है तो हम नॉर्मल सिग्नल यूज़ कर सकते हैं जिसका रिफ्लेक्शन है वो ईज़िली हम आइडेंटिफाई कर सके और उसका रीडिंग ले सके डे टाइम के अंदर। फिर अगर शाम का टाइम है तो लुमिनियस सिग्नल यूज़ करेंगे, यानी कि सन की जो लाइट्स है उसका जो रिफ्लेक्टर है उसका यूज़ करके हम जो है वो सिग्नल के अंदर यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है वो नाइट सिग्नल से, अगर आपके एरिया में नाइट है तो अगर आपको कोई सर्वे करना है ट्रायंगुलेशन सर्वे, तो आप ल्यूमिनियस सिग्नल का यूज़ करके, यानी कि उसके अंदर लैंप का यूज़ करके आप जो है नाइट को भी जो है वो सर्वे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नाइट सिग्नल्स यूज़ करेंगे। तो मेनली सिग्नल्स के अंदर 3 टाइप है, एक डे लाइट सिग्नल, सेकेंड वन है ल्यूमिनियस सिग्नल एंड थर्ड वन है नाइट सिग्नल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन ल्यूमिनियस सिग्नल, और इट कैन बी से डे लाइट सिग्नल। तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट सिग्नल है उसके अंदर मेनली 4 टाइप है। उसके अंदर जो ओल्ड एज में यूज़ होता था वो है पोल सिग्नल। पोल सिग्नल के अंदर क्या होता है कि एक जो है वो पोल होता है, उसके अंदर जो है वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप होती है और ट्राइपॉड होता है ताकि वो स्टेबल हो। उसकी हाइट नॉर्मली जो है वो 3 मीटर से 4 मीटर तक होती है और वो है वो 6 किलोमीटर तक विजिबल होता है। उसके बाद जो है वो टारगेट सिग्नल है। टारगेट सिग्नल है उसके ऊपर जो है वो क्लॉथ लगा होता है वुडन फ्रेम के ऊपर, और वो भी सेम पोल सिग्नल की हाइट जितना 3 मीटर जितना ही होता है और 6 to 7 किलोमीटर तक विजिबल होता है डे लाइट के अंदर। फिर उसके बाद है पोल एंड ब्रश सिग्नल। उसके अंदर क्या होता है कि स्टोन की जो टुकड़े होते हैं उसके ऊपर जो है वो हमारा
पोल एंड ब्रश सिग्नल लगाया होता है, और वो जो है वो उसकी हाइट जो होती है वो 2.5 मीटर के नियर बाय होती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप है डे लाइट सिग्नल के अंदर, वो है स्टोन केन। इसके अंदर क्या होता है कि सेम जो हमने पोल एंड ब्रश सिग्नल के अंदर देखा, नीचे स्टोन का जो है वो ढेर होता है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ढेर होता है, और उसके ऊपर जो है वुडन स्ट्रिप लगाई होती है ताकि वो दूर से विजिबल हो सके। तो इसका है वो हम लोकली कोई भी मटेरियल यूज़ करके इसका सिग्नल बना के स्टोन केन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी 3 मीटर रफली हाई होता है। अब ये हुए डे लाइट सिग्नल। अगर शाम का टाइम है या फिर बहुत ही दूर है जो हमारा स्टेशन है, और फोगी एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा कि बहुत दूर तक जो है वो हम नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें रिफ्लेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसे हम जो है वो नाइट सिग्नल भी बोलते हैं, या फिर ल्यूमिनियस सिग्नल। तो ल्यूमिनियस सिग्नल है वो नाइट को भी यूज़ हो सकते हैं, नाइट को यानी कि कोई रिफ्लेक्टर का यूज़ करके। अगर दिन का टाइम है तो ल्यूमिनियस सिग्नल के सोर्स लाइट है उसको हम सन का जो है वो लाइट यूज़ करेंगे। तो ल्यूमिनियस सिग्नल है तो उसका यूज़ करने के लिए सबसे पहला उसके अंदर जो टाइप है वो है हेलियोट्रॉप। हेलियोट्रॉप के अंदर क्या होता है कि एक जो है वो एक टेलीस्कोप जैसा होता है, उसके ऊपर दो क्रॉस हेयर होते हैं और एक रिफ्लेक्टर होता है। ये जो मिरर है वो 360 डिग्री है वो रोटेट कर सकता है। तो इसका जो रोटेशन है ऐसे हम रोटेट करते हैं कि सन की लाइट इसके ऊपर आए और इसका रिफ्लेक्शन होकर जो हमें बाइसेक्ट करना है उसके ऊपर जाए, ताकि हम दूर से भी ये सिग्नल को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। हेलियोट्रॉप की मेन यही जो है अरेंजमेंट है। हेलियोट्रॉप के बाद जो है वो हम देखते हैं नाइट सिग्नल। नाइट सिग्नल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल है उसका अपना ही लाइट होता है, यानी कि सोर्स लाइट भी उसका अपना ही होता है। तो उसके लिए हम कैंडल यूज़ कर सकते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके नाइट सिग्नल के लिए जो है ऑल टाइम में सबसे पहले जो है वो ऑयल लैम्प यूज़ होता है। तो ऑयल लैम्प हमने रेलवे के अंदर भी देखा होगा आपने, तो उसके अंदर जो है वो कैंडल या फिर कोई दिया जैसा होता है, तो उसके पास में जो है वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी अंदर कैंडल चलती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, तो एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी लाइट जाती है। उसके बाद जो है नाइट सिग्नल के अंदर कैप्टन मैकलॉस ने जो डिज़ाइन किया था उसका जो है एसिटिलियन लैम्प है। तो उसके अंदर भी सेम होता है कि जो दिया होता है केरोसिन से चलता है और एक डायरेक्शन में, और पैराबोलिक जो है रिफ्लेक्टर होता है उसकी वजह से जो है उसको एक डायरेक्शन में ही लाइट मिलती है। ये जो है ऑल टाइम के अंदर साइकिल या फिर कोई व्हीकल के अंदर भी यूज़ होता था एज अ हेडलाइट। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम लैम्प्स। कि मैग्नीशियम लैम्प्स तो आपने देखी होगी, येलो कलर की लाइट होती है उसकी। फिर जो नेक्स्ट है वो है ड्रूमंड्स लाइट। ड्रूमंड्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये डिज़ाइन की थी। तो इसके अंदर भी कैंडल होती है, लेकिन इसकी जो लाइट है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में फिक्स होती है, ताकि हम को अगर सिग्नल आइडेंटिफाई करना है तो वो हम इजीली दूर से कर सकते हैं। उसके बाद है नॉर्मली जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प के अंदर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन है वो यूनिक हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में, तो उसका भी हम एज अ सिग्नल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है लॉन्ग लेज़र। तो दूर से लेज़र तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कट कर सकते हैं, तो फिर हम एज अ लेज़र भी सिग्नल को एज अ लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जियोडेटिक सर्वे के अंदर जब भी हमें कोई बड़ा सा या फिर लंबा एरिया सर्वे करना होता है तब क्या होता है कि पॉइंट ए टू बी जो है वो हम इजीली नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ द अर्थ होरिजिन। ओके, तो हम क्या करते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर हम टावर कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि इजीली हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इजीली देख सकें। तो उसके लिए हमें टावर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना है वो हम देखते हैं। तो टावर जो है एक्चुअली उसका मेन टास्क क्या है कि जो स्टेशन है उसकी हाइट बढ़ाना है ताकि हम इसे दूर से इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और जो हमारे रीडिंग लेने हैं वो हम इजीली ले सकें। टावर जो है एक्चुअली सर्वेइंग का टावर एक्चुअली वो 2 टावर्स है, एक्सटीरियर टावर जो है और फिर इनर टावर है। इनर टावर का मेन काम है इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करना, और जो एक्सटीरियर टावर है वो सपोर्ट करता है ऑब्जर्वर एंड सिग्नल को। और एक्सटीरियर टावर और इंटीरियर टावर जो है उस दोनों के बीच में कोई जॉइंट नहीं होता।
तो इससे क्या होता है कि ऑब्जर्वर अगर कोई मूवमेंट कर रहा है या फिर विंड का फोर्स आ रहा है, तो एक्सटीरियर टावर में कोई मूवमेंट होता है तो इंटीरियर टावर को वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट टावर है। ओके। और जो टावर है उसकी रफली नॉर्मली हाइट 30 to 50 मीटर जितनी होती है। ओल्ड टाइम में जो टावर था वो मेसनरी का बनता था या तो फिर टिम्बर का बनता था। अब जो टावर है सर्वेइंग के, वो है मोस्टली स्टील के बनते हैं। तो मेन फंक्शन है टावर का यही है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। फिर जो टावर है उसका सबसे पहले जो पेटेंट लिया था सर्वे टावर का, तो वो है बिबली टावर्स। बिबली टावर, जेएस बिबली नाम का जो साइंटिस्ट है यूएस कोस्ट के अंदर, उसने ये टावर जो है बिबली टावर उसका जो है पेटेंट करवाया था। तो मोस्टली जो अभी सर्वे टावर यूज़ होते हैं वो बिबली टावर ही होते हैं। हमारे भारत देश के अंदर अभी तक दो बड़े सर्वे हुए हैं। वो फर्स्ट जो था वो हमारी आज़ादी से पहले हुआ था, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था, फर्स्ट सर्वे इन इंडिया। फिर उसके बाद जो है वो 1852 के अंदर द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे हुआ था। तो जियोडेटिक सर्वे जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी ट्रिगोनोमेट्री सर्वे ही है। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री सर्वे स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेस लाइन लेनी होती है, जिसकी मदद से हम सारा का सारा सर्वे करते हैं। तो जब इंडिया का सर्वे हुआ था, तो उसके लिए जो इंडियन सर्वे की जो टीम थी, उन्होंने टोटल 10 बेस लाइन ली थी। 9 बेस लाइन है वो नियर बाई 10 किलोमीटर की ली थी। तो उसका जो बेस था 9 बेस लाइन का वो 10 किलोमीटर था, और 10th बेस लाइन जो थी उसका जो बेस था वो 2.5 किलोमीटर नियर बाई था। तो ये 10 जो हमारी बेस लाइन है उसका यूज़ करके पूरा का पूरा जो इंडिया है उसका सर्वे जो है वो ट्रिगोनोमेट्री की जो सर्वे, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे की जो टीम थी उन्होंने किया था। ठीक है। तो उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विंग एंड मैपिंग मैपिंग भी है। उसके अगर आपको कोई अंदर स्टैंडर्ड ज़्यादा जानना है तो आप इसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम देखते हैं कि जो हम बेसलाइन लेते हैं, तो बेसलाइन की जो साइट है उसे हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कोई भी बेसलाइन हमें अगर सिलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई ट्रिगोनोमेट्री सर्वे करना है, तो सबसे पहले बेसलाइन सिलेक्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे, ग्राउंड का जो है वो लेवलिंग ठीक से है या नहीं। तो सबसे पहला हमारा टास्क है वो लेवलिंग देखना है कि जो भी हम बेसलाइन ले रहे हैं तो उसका जो ग्राउंड है वो एग्जैक्टली लेवल है या नहीं। अगर स्लोप है ग्राउंड के अंदर, तो वो जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म स्लोप है या नहीं, वो देखना है। तो बेसलाइन सिलेक्शन करने से पहले हम कोई भी ग्राउंड का जो है वो लेवलिंग देखेंगे या फिर उसका जो है वो स्लोप देखेंगे। तो ऐसा हम ग्राउंड चूज़ करेंगे कि जिसके अंदर जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म हो या फिर ग्राउंड जो है वो प्रॉपरली लेवल हो। फिर हम जो भी बेसलाइन सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि बेसलाइन का पॉइंट ए एंड बी, दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो एक दूसरे को दोनों एंड से दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि ए और बी जो पॉइंट है उसके बीच में कोई जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रीडिंग लेना है, तो उसके बीच में जो है वो माउंटेन है तो इजीली हम नहीं ले सकते। तो बेसलाइन है वो मोस्टली फ्लैट ग्राउंड या फिर यूनिफॉर्म स्लोप के ऊपर ही लेते हैं, ताकि जो है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप कोई बेसलाइन लेते हैं तो बेसलाइन के अंदर जो है वो उसके बीच में कोई बड़ा सा ट्री है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर छोटी सी हिल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो उसके बीच में एक छोटा सा माउंटेन है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके कारण क्या होगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों इंटरविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेसलाइन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जो हमारा है वो इंटरविजिबल होने चाहिए। फिर जो हम ट्राइंगल बनाते हैं जिसके ऊपर हम सर्वे करते हैं, तो वो हमारा जो ट्राइंगल है वो वेल शेप होना चाहिए। ऐसा कोई रैंडम ट्राइंगल नहीं होना चाहिए कि हमें सर्वे के अंदर तकलीफ हो। तो जो भी हम ट्राइंगल बनाते हैं उसका जो शेप है वो वेल ट्राइंगल होना चाहिए। ऐसा कोई रफली रैंडम ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, कोई भी ट्राइंगुलेशन सर्वे कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बेस लाइन मेजर करनी होती है। तो वो बेस लाइन मेजर करने के लिए टोटल 5 मेथड्स है जो मेन है। तो सबसे पहले ओल्ड टाइम के अंदर जो मेथड यूज होती थी वो रिजिड बार मेथड थी। तो उस टाइम के अंदर क्या था कि जो क्लॉथ की या फ्लेक्सिबल टेप थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो जो चेन होती है उसका हम यूज़ करके जो है वो बेस लाइन मेजर करते थे।
तो वो जो मेथड है वो रिजिड बार मेथड है। उसके बाद क्या हुआ कि इनवार टैप्स एंड वायर टैप्स और फ्लेक्सिबल टैप्स है, क्लॉथ टैप, उसका जो इन्वेंशन हुआ तो उसकी मदद से हम बेसलाइन मेज़र करने लगे। तो वो हमारी सेकंड मेथड हो गई फ्लेक्सिबल एपाटस मेथड, यानी कि जो इनवार टैप है, फ्लेक्सिबल टैप्स, उसका यूज़ करके जो हम बेसलाइन मेज़र करते हैं। उसके बाद आई हंटर स्ट्रॉथ मेथड। उसके अंदर हम चेन ही यूज़ करते थे, लेकिन एक साथ 4 चेन यूज़ करते थे, 4 चेन, नंबर ऑफ चेन एक साथ यूज़ करते थे। तो वो हमारी थी हंटर्स शॉर्ट बेस मेथड। फिर उसके बाद है टेक्योमेट्री मेथड। ये जो मेथड है वो कब यूज़ होती है टेक्योमेट्री के, जब हमारा ग्राउंड है हाईली जो हाइट है उसकी अप या डाउन है, तो उसके अंदर हम टेक्योमेट्री का यूज़ करके जो है वो हम हमारी बेसलाइन मेज़र करते हैं। यहाँ पे गूगल के अंदर मेरा रिजल्ट भी दिखा रहा है यूट्यूब के जो फर्स्ट टेक्योमेट्री चैप्टर का था उसका। ओके, तो बैक टू दी ट्रैक नाउ। ओके, तो टेक्योमेट्री मेथड है उसका हम तब यूज़ करते हैं बेसलाइन के लिए कि जब हमारा ग्राउंड है हाईली अनइवन हो, यानी कि लेवलिंग में ना हो, तब हम टेक्योमेट्री का जो मेथड है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस। तो उसके लिए हम कोई भी डिवाइस ऐसा यूज़ करके जिसके अंदर ईडीएम इंस्ट्रूमेंट हो। टोटल सेशन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फोटो दिखाएं तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का, यानी कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होता है, उसकी मदद से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो बेसलाइन के लिए हम कोई ईडीएम इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगर हमें कोई भी बेसलाइन मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए मेनली कितने इक्विपमेंट चाहिए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो इक्विपमेंट है वो है इनवार टैप, यानी कि जो हमारी फ्लेक्सिबल टैप है वो हम जो है एक साथ 3 इनवार टैप यूज़ करते हैं। वन टैप जो है वो मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरी जो दोनों की दोनों स्टेप है उसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, यानी कि अगर ऑन द स्पॉट जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा या बढ़ गया है या कम हो गया है, तो इसकी जो लेंथ है ओवरऑल ओरिजिनल जो लेंथ थी वो चेंज हो जाएगी। तो करेक्शन के लिए हमें जो ओरिजिनल मेजरमेंट है वो चाहिए, तो उसके लिए जो बाकी के दोनों जो टैप है इनवार टैप, उसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कोई स्ट्रेटनिंग डिवाइस, यानी कि जो हमारी टैप है उसके अंदर सैगिंग हो, क्योंकि बहुत ही लंबा मेजरमेंट हमें लेना है तो टैप जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो उसको टाइट करने के लिए हम पुली या कोई वेट का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा ये डिवाइस है वो स्ट्रेटनिंग डिवाइस है, ऐसा हमें कोई एक डिवाइस चाहिए होगा। फिर उसके बाद जो है वो हमें चाहिए स्टैक। ओके, यहाँ पर ये टैक्स का जो फोटो है, ओके, तो टैक्स का या क्या हम यूज़ करते हैं कि जो हमें मार्किंग करना है, फॉर एग्जांपल सिंगल टैप से पूरी की पूरी बेसलाइन मेजरमेंट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं बीच बीच में पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर हम स्टैक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमें यूज़ करना है स्टील टैप। ओके, तो स्टील टैप है वो हम जो ट्राईपॉड है उसके बीच का जो स्पेसिंग है उसको मेज़र करने के लिए हमें शॉर्ट डिस्टेंस ही मेज़र करना है, तो उसके लिए हम जो हमारी स्टील टैप है उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टैक जो हमने देखे उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि बहुत ही लंबा स्टेप है या फिर हाइट में ज़्यादा है, तो हम ट्राईपॉड वाला स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ट्राईपॉड स्टैक है, तो इसकी मदद से जो है वो हम रीडिंग को या फिर बेसलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर जो है हमें चाहिए थर्मोमीटर। ये यहाँ पे थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का मेन जो यूज़ है वो ऑन द स्पॉट जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर क्या है वो जानने के लिए है। तो जो थर्मोमीटर है वो जब हम बेसलाइन मेजरमेंट करते हैं तो हमारे साथ 6 थर्मोमीटर लेते हैं। उसमें से जो 4 थर्मोमीटर हैं वो हम ऑन द स्पॉट यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और बाकी के जो थर्मोमीटर 2 है बचे हैं उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल जो 4 थर्मोमीटर है उसके अंदर कोई एरर आया है तो वो एरर कितना है उसको कैलिब्रेट करने के लिए जो बाकी के 2 थर्मोमीटर है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस। ओके, अब अगर हम कोई भी पुली या वो कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमने कितना फोर्स दिया है या फिर कितना जो है वो टेंशन फोर्स हम टैप के ऊपर दे रहे हैं, तो उसको मेज़र करना है, तो उसको लिए हम एक्यूरेट स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइडेड पॉकेट स्केल। ऑन द स्पॉट अगर हम कोई रफली ड्राइंग बना रहे हैं तो उसका हमें अगर स्केल या फिर कोई चीज़ मेज़र करनी है तो वो हम डिवाइड पॉकेट स्केल से मेज़र कर सकते हैं। बेसलाइन का मेजरमेंट जब हम करने चाहते हैं फील्ड के ऊपर, तो फील्ड के अंदर हमारे पास 2 डिवीज़न में वर्क होता है।
तो उसके लिए हमने अलग अलग जो है वो दो पार्टीज होती है। तो एक पार्टी है उसके अंदर सेटिंग आउट पार्टी और दूसरी है मेजरिंग पार्टी। सेटिंग आउट पार्टी के अंदर दो लोग होते हैं, यानी कि दो सर्वेयर होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो स्टेक्स है ट्राइपॉड्स उनको लगाना होता है और जो इंटरवल है उसका उनको चेकअप करना होता है, ताकि जो मेजरिंग पार्टी है वो आकर डायरेक्टली इजीली मेजरमेंट ले सके। तो जो दूसरी पार्टी है मेजरिंग पार्टी, उनका जो काम है वो है मेजरमेंट लेना, यानी कि सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो नोट करना। मेजरिंग पार्टी के अंदर दो ऑब्जर्वर होते हैं, एक रिकॉर्डर होता है, एक लेवलर होता है, और लास्ट वन जो है वो स्टाफमैन होता है। वो सभी मिलके जो है वो सेटिंग आउट जो पार्टी ने सेटिंग किया है उसके ऊपर से सारा का सारा जो सर्वे है उसका रीडिंग लेते हैं। हमें अभी बेसलाइन मेजर करनी है तो बेसलाइन का मेजरमेंट लेते हैं। अब जो बेसलाइन मेजरमेंट हमें करना है तो उसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट वन है व्हीलर्स मेथड एंड दूसरी है जेड रेंज मेथड। ओके, तो उसके अंदर हम व्हीलर्स मेथड देखते हैं। व्हीलर्स मेथड के अंदर क्या होता है कि जो स्टैक्स होते हैं उसको सही सही इंटरवल के ऊपर लगाया गया होता है, और जो लास्ट में स्टैक होता है उसके ऊपर स्टेनिंग पॉलिश से कहते हैं। तो उसके ऊपर जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं तो ये वाली है वो हमारी इनवर्ट टैप है, जिससे हम मेजरमेंट लेंगे। ओके, तो लास्ट के अंदर जो है वहाँ पे यहाँ पे पुली के ऊपर वेट लगाया होता है। वहाँ पे जो है वो बैलेंस होता है। तो बैलेंस के ऊपर से जो है वो हम उसके अंदर कितना टेंशन आ रहा है, यानी कि कितना लोड आ रहा है, वो मेज़र कर सकते हैं, ताकि अगर हमें कोई करेक्शन करना है तो वो एट द एंड ऑफ द सर्विंग हम कर सकते हैं। तो ये टैप है, उसके ऊपर से हम मेज़रमेंट लेंगे, और ये पुली है, यहाँ से हम वेट लेंगे, और साथ में हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर भी यूज़ करेंगे। टोटल हमारे पास 6 थर्मोमीटर हो गए। उसके अंदर के 4 जो थर्मोमीटर है वो हम रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो बाकी के 2 थर्मोमीटर है उनका यूज़ हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करेंगे, ताकि अगर फील्ड के ऊपर कोई थर्मोमीटर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है तो उसके अंदर कितनी एरर आई है उसको हमें मेज़र करना है, यानी कि कंपेयर करना है। तो वो हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 2 थर्मोमीटर जो हमने साइड में रखे थे उसके ऊपर से हम करेक्शन के लिए वैल्यू लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे स्टैक्स लगाए होते हैं, उसके ऊपर टैप लगाया होता है, उसके ऊपर वेट लगा के जो टैप है हमारी इनवर टैप उसको स्ट्रेट करके जो है वो मेजरमेंट लेते हैं बेस लाइन का। दूसरी जो मेथड है वो जेडरिंस मेथड है। इसके अंदर सिर्फ चेंज इतना ही है कि यहाँ पे स्टैक यूज़ करते थे। जेडरिंस मेथड जो है उसके अंदर जो है वो ट्राईपोड यूज़ करते हैं। तो जो ट्राईपोड है उसके बीच के सिर्फ थोड़े थोड़े इंटरवल के ऊपर जो ट्राईपोड होते हैं उसके ऊपर टैप लगाया होता है, और उसके एंड के ऊपर वेट लगाया होता है, ताकि जो हमारी टैप है वो कॉन्स्टेंटली टेंशन के अंदर रहे और स्ट्रेट रहे। और उसके बाद जो है वो बेसलाइन है वो हम मेज़र करते हैं।